अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ GNN स्टूडियोज़। जैसा कि आप सब जानते हैं, इजराइल और फ़लस्तीन की जंग आज अपने छठे दिन में दाखिल हो चुकी है, जहां ये खबरें सामने आ रही हैं कि इजरायली साइड पर 1500 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं, वहीं फ़लस्तीनी साइड पर 1200 शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं। इसके अलावा बहुत ही हॉरिफाइंग किस्म की फुटेज भी सामने आ रही है, जिसके अंदर ख़वातीन और बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है और लोगों के घर तबाह किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट इमरान याकूब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक सर। जी सर, ये जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हो रही है मिडल ईस्ट में, जो इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? असल में ये जो है वैसे तो एक आलमी मसला है, जो अगर आप देखें तो ये अब का मसला नहीं है, ये कई दहाइयों से मसला है और इसमें दो तरह की सोच पाई जाती है। एक जो देखने वाले हैं उसको देखते हैं यहूदियों की नज़र से, दूसरी दुनिया इसको देखती है फ़लस्तीनियों की नज़र से। तो हमारा पर्सपेक्टिव जो है एक आम पाकिस्तानी और एक आम मुस्लिम की तरह, मैं भी इसको देखता हूँ बतौर जर्नलिस्ट भी, बतौर एनालिस्ट भी और बतौर मुसलमान भी। देखिए, हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं, तो अगर ये कहा जाए कि हम इस मामले में देखें और बाइस्ड ना हो तो शायद ये फेयर नहीं होगा। जो भी मुसलमान है, जो भी दर्द दिल रखने वाला शख्स है, जो भी इंसानियत पे बिलीव करता है, वो ये ज़रूर इस बात को इजहार भी करेगा और कहेगा भी कि जो जुल्म फ़लस्तीनियों के साथ गुज़श्ता 5-6 दहाइयों से हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनकी ख़ास अल्लाह की उन पे कोई ब्लेसिंग है कि वो अभी तक ना सिर्फ उसको बर्दाश्त कर रहे हैं बल्कि उसका मुकाबला भी कर रहे हैं। सर, अगर आप हिस्ट्री में 70 साल ही हो गए, अगर आप हिस्ट्री में पिन पॉइंट कर सकें कि एग्जैक्टली वो टर्निंग पॉइंट क्या था जिस वक्त ये हालात ख़राब होने शुरू हुए, तो आपके जहन में क्या आता है जब हम पिन पॉइंट करने की बात करें? देखिए अब्दुल्ला साहब, इसमें एक पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पे आप कर सकें। अगर मेन मैं समझता हूँ कि आप जिस तरह आपने कहा 7 दहाइयों का जिक्र किया, तो अगर इस पे आप मेन समझें तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन अमेरिका ने ये फ़ैसला किया था कि उसने इसराइल की गैर मशरूत हमायत कर दी है, उस दिन वहाँ पे इंसाफ का गला घोट दिया गया था। उस दिन वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एक वो मुल्क जो पूरी दुनिया में जमहूरियत का चैम्पियन बनता है, जो इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है, जो मसावात और बराबरी की बात करता है, वही जब एक जगह पे इतना बाइस्ड हो जाए और वो ये फ़ैसला कर ले कि नहत्ते फ़लस्तीनियों को ज़िंदा रहने का भी हक़ नहीं है और यहूदियों को सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी हैं उनकी मदद की जाए हर जायज़ और नाजायज़ काम में, बल्कि यहाँ तो जायज़ है ही नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल नाजायज़ काम में भी मासूम बच्चों को, जिस तरह से आपने देखा कि वहाँ कौन सा ऐसा साल है इन 70 सालों में जिसमें वहाँ मासूम बच्चों पे जुल्म ना हुए हो? बिल्कुल। कौन सा ऐसा साल है जहाँ माओं को उनकी नज़रों के सामने, माओं की नज़रों के सामने, उनकी आंखों के सामने बच्चों को मौत के घाट ना उतार दिया हो, बहनों से उनके भाई ना छीन लिए गए हों, बीवियों से उनके शोहर ना छीन लिए गए हों? तो मैं ये समझता हूँ कि ये अमेरिका जो है, जिसको हम अमेरिका बहादुर उर्फ़े आम में कहते हैं, वो टर्निंग पॉइंट है। आज अमेरिका अगर फैसला कर ले कि फ़लस्तीन का मसला होना है तो बिल्कुल इशू रिजॉल्व हो जाएगा। जी सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ऑब्वियसली हमारा दिल जो है वो उनके साथ धड़कता है, हमारे मुसलमान भाई हैं, बट सर अगर एज अ जर्नलिस्ट, एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर आपसे मैं पूछूं, तो क्या आप अग्री करते हैं कि ये एक लीनियर इशू है जिसके अंदर हम लोग जो है उसको बिल्कुल लीनियर टर्म्स में ही डिफ़ाइन कर सकते हैं? मतलब जिस तरह से जो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि अगर आप वेस्ट बैंक की बात करें तो वहाँ पर फतह पार्टी है, और जब आप गज़ा स्ट्रिप की बात करें तो वहाँ पर हमास का कंट्रोल है। तो सर अभी जो है क्या आप समझते हैं कि लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि ये वाली टेक्निकलिटी क्या है? क्योंकि जहाँ तक मतलब मैंने जितना पढ़ा है वो तो हमास और फतह की भी आपस में नहीं उस तरह से बनती। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि एक यूनिफाइड फ्रंट होना बहुत ज़रूरी है बोथ इन पैलेस्टाइन और मुस्लिम उम्मा का? अब्दुल्ला, देखिए आपकी जो ये बात है ना, ये सवाल मेरे नज़दीक फ़लस्तीन का इशू रिज़ॉल्व करने में सबसे अहम बात यही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप पूरी दुनिया में जहाँ देखें, जब आज़ादी की तहरीक उठती है तो फिर अक्सर ये होता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स बन जाते हैं, और अगर वो तहरीक जहाद की शक्ल इख्तियार कर ले तो फिर तो ग्रुप्स का बनना एक तरह की लाजमी बात होती है।
यासिर अरफात जितने देर जिंदा थे, अगर आप उस पीरियड को देखें तो काफ़ी हद तक वहाँ पे उनका कंट्रोल था। और यासिर अरफात वो लीडर थे जिनको तमाम ग्रुप्स भी मानते थे और जिनको आलमी सतह पे भी तस्लीम किया जाता। बिल्कुल सर, नहीं ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो सबसे बुरा टर्न हम लोगों ने देखा है, कितना करीब पहुंच गए थे पीस के 90s में यासिर अरफात के टाइम पर, और उसके बाद फिर एकदम से डाउनफॉल शुरू हुआ। अब जो अल-फतह और उसकी बात की आपने, हमास की, तो ये मैं आपसे थोड़ी सी अर्ज़ करना चाहूँ। मामला ये है कि अगर आप फ़लस्तीन को एक बड़े कैनवस पे देखें तो फ़लस्तीन और ख़ास तौर पे गज़ा आपको एक जेल नज़र आएगा, एक ऐसा जेल जिसकी छत नहीं है, जिसकी दीवारें नहीं हैं, जिसके बाहर कोई दीवार पे ताला नहीं लगा हुआ, लेकिन वहाँ पे लोग कैद हैं, मकसूर हैं। अब वो जो कैद लोग हैं जिनको ना अपनी मर्ज़ी से सांस लेने दिया जाता है, ना अपनी मर्ज़ी से वो कहीं मूव कर सकते हैं और ना अपनी मर्ज़ी से वो इबादत कर सकते हैं। देखें, किबला अव्वल जो है मुसलमानों के लिए, उसकी जो हैसियत है उससे कोई इनकार कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे आप ये बताएं कि वहाँ अगर उनके जाने पे पाबंदी है, वहाँ अगर कोई चला जाए तो जो उसके साथ हाल किया जाता है, तो फिर वहाँ पे जज्बाती होना किसी का और वहाँ पे उसके जज्बात में शिद्दत आना फिर कोई गैर फितरी अमल नहीं होगा। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम वो, मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ एनालिस्ट ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जंग कभी भी मिसाइल का हल नहीं होती, बात जाके फिर टेबल टॉक पे ही ख़त्म होती है। लेकिन अगर आप किसी का गला इस तरह से दबाते चले जाएं तो फिर वो क्या करेगा? अच्छा सर, घर पर हमारे जो भी हालात हों पाकिस्तान में, मगर इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक रोल है पाकिस्तान का ग्लोबल पॉलिटिक्स में, आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है? पीएम साहब का तो एक बयान आ गया है इसके ऊपर, और मतलब पाकिस्तान का ऑब्वियसली वही स्टांस है, बट व्हाट स्पेसिफिक रोल कैन वी प्ले? अब्दुल्ला जी, बात ये है कि पाकिस्तान का रोल इसलिए भी अहम है, आप इस चीज़ को समझ लें। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो पिछले 10 साल से और ख़ास तौर पे 5-6 साल से इतने क्रंच में है, उसको हम माशी क्रंच की बात कर लें, माशरती क्रंच की बात कर लें, IMF का प्रेशर कर लें, आलमी मालियाती इदारों का दबाव कर लें, उसकी क्या वजह? बुनियादी वजह उसकी ये है कि इसराइल की ये पॉलिसी है कि अमेरिका के ज़रिए से वो आपको मजबूर कर रहा है कि आप उसको तस्लीम करें। अगर आप इन 5-7 सालों की सियासत देखें, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट की, तो आपको ये कहानी आसानी से समझ आ जाएगी। सऊदी अरब क्या कर रहा है? सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। UAE क्या कर रहा है? UAE इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। अब वो तो चाहते हैं कि मिडल ईस्ट में तो बहुत जल्द उनको ये उम्मीद थी कि वो उनको तस्लीम भी कर लिया जाएगा, लेकिन वो ये समझते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से और इस्लामी नज़रियाती ममलिकत होने की वजह से और सबसे अहम बात न्यूक्लियर पावर होने की वजह से उनकी आंख में बहुत खटकता है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उसको तस्लीम करे। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि पाकिस्तान की हुकूमत कोई भी हो, वो ये रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत में शामिल लोग, सियासतदान अगर किसी सतह पे ये फ़ैसला कर भी लें या करने का सोच भी लें, तो आप यकीन रखें यहाँ की अवाम उनको ये फैसला करने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं सर, अवाम का जो रिएक्शन है इस चीज़ के ऊपर वो हम सबके सामने है, बाहर सड़कों पर भी निकल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी। अच्छा सर, एक मैं चीज़ सोच रहा था इस बारे में कि इज़राइल का आयरन डोम जो कहा जाता है वो तो फ्लॉप हो गया क्योंकि इतने ज़्यादा रॉकेट्स की बारिश हुई जब ये सब स्टार्ट हुआ। पर सर आपको क्या लगता है कि जिसको कहते हैं कि जी दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में से एक है मुसाद ने इस चीज़ को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? आपको लगता है कि यहाँ पे कोई जो कंस्पिरेसी थेरीज चल रही हैं, कोई वो भी ऐसी चीज़ एट प्ले हो सकती है? देखें, गुजारिश ये है कि मैं इन कंस्पिरेसी थ्योरीज को इसलिए नहीं मानता कि जो ये है कि ये ट्रैप है, और ट्रैप उस वक्त होता कि अगर ये सब लोग निकलते और इसराइल इनको काबू कर लेता। इसराइल के फौजी पिछले 5 सालों में फिर रहे हैं। मुझे ये बताएं 5 सालों में कितने लाख हुए हैं? ऐसे ही है।
और इस एक हमले में कितने हलाक हुए हैं। बिल्कुल। तो ये कैसा ट्रैप है कि जिसमें आप समझते हैं कि उन्होंने अपने मेक सेंस। मगर सर एक ना सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ सर, एक रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके अंदर इजिप्शियन एजेंसीज जो हैं उन्होंने भी कहा है कि हमने इजराइल को वार्न किया था कि शायद ऐसा कुछ प्लान हो रहा हो। देखिए अब्दुल्ला जी, बात ये है कि मोसाद अकेली नहीं है, उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी नाकाम हुई। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे आप ये ना भूलें कि CIA और FBI भी काम कर रहे होते हैं, KGB भी वहाँ पे थी, वहाँ पे जितनी M5 भी और M16 भी और ये जितनी दुनिया भर की एजेंसीज हैं, सपोर्ट तो है वेस्ट की, इसको तो बिल्कुल कोई। लेकिन मामला ये है कि उस वक्त तमाम चीज़ें जो हैं वो पीछे रह गई जब हमास ने अनकन्वेंशनल तरीके इख्तियार किए। देखिए उन्होंने इवन सारी प्लानिंग में, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये बाकायदा हफ्तों की प्लानिंग है। इस सारी प्लानिंग में उन्होंने किसी को भनक भी नहीं पड़ने तीन फ्रंट्स पे कोऑर्डिनेटेड अटैक जो है वो एक दिन में नहीं प्लान होता था। और उन्होंने मोबाइल यूज़ नहीं किया, कोई गैजेट यूज़ नहीं किया, उन्होंने हार्ट टू हार्ट टॉक की है और माउथ वर्ड के ज़रिए से उन्होंने सारे को काबू किया और ये सारा सिस्टम बना के उन्होंने फिर वो जो ठोका है काम बिल्कुल। हाँ जी, तो उसमें आप ये देखें कि वो रिजल्ट आपके सामने है। अब इसराइल, आपको पता है कि इसराइल ने इस पे इंक्वायरी शुरू कर दी है। बिल्कुल। और उस इंक्वायरी का जो सरकारी तौर पे ऐलान किया गया उसमें यह कहा गया कि चाहे इसमें कई महीने साल लग जाएं, ये इंक्वायरी हम मुकम्मल करेंगे कि ये मामला हुआ क्या। ऐसा ही है। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर उस कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी को मान लिया जाए तो वो इंक्वायरी ऐसे करते नहीं बिल्कुल। पाकिस्तान का आपने कहा कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम सबसे स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कंट्रीज़ में से एक हैं और बहुत से जो है वो ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि पैरालाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। बट सर आप क्या समझते हैं कि इतनी हुकूमतें हमारी गुजरी हैं, कभी कोई इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं ले सका? क्या आपको लगता है कि हम आने वाली हुकूमतें या कौन सी ऐसी एंटिटी है पाकिस्तान में जिसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट स्टेप ले सके? अब्दुल्ला, बड़ी माजरत के साथ मुझे आपका ये सवाल सुन के ना हंसी आ रही है। मुझे ये बताएं कि कौन सी पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी थी जिसने कश्मीर पे कोई कॉन्क्रीट स्टेप लिया हो? बिल्कुल। कौन सी पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी थी जिसने और किसी इशू पे बड़ा कोई कॉन्क्रीट जो है ना वो स्टेप लिया हो? हमारा तो अलमिया ये है कि हमारे यहाँ हुकूमतें जो हैं वो सियासी जमातें और शख्सियत परस्ती इतनी ज़्यादा है कि जमातें जो हैं वो हुकूमत और इक़्तिदार लेने के लिए सियासत करती हैं और जब इक़्तिदार में आ जाती हैं तो मुखालिफ जो है उन्होंने तोना लाना ज़रूरी हो जाता और उसके बाद फिर अपने मामला। तो ये अलमिया तो हमारा ये है, हम न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आज अगर लोगों से मांगते फिर रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने जो काम करने वाले थे वो काम किए ही नहीं। हमारा ध्यान और तवज्जो हमेशा दूसरे और सानवी कामों पे रही है। तो सर आप अगर इस पूरे इशू को देखते हुए मुझे बता सकें कि सलूशन क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? एक ही रास्ता है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो सिर्फ नारेबाजी छोड़ दे, ये रैलियाँ और जो सोशल मीडिया पे अपनी मुहिम चलाना है इसको बंद कर दे, वाकई मुत्तहिद होकर OIC जो है वो सिर्फ OIC वाला रोल अदा ना करे बल्कि वो एक ऐसी मुसलमानों की एक जो है आप उसको नुमाइंदा तंजीम के तौर पे काम करे जो दुनिया को ना सिर्फ प्रेशराइज कर सके बल्कि दुनिया से अपना आप मनवा सके। आप ये देखें कि अगर इस्लामी ममालिक वाकई ही मुत्तहिद हो जाएं तो क्या दुनिया का पहिया चल सकता है? क्या दुनिया की इकॉनमी चल सकती है? आप इतने अरब की तादाद में हों और आपके पास दुनिया की हर वसाइल भी हों हर तरह के, और फिर लोगों ने आपको आगे लगाया हो और अपनी मर्जी करवा रहे हो, तो फिर ये आपकी अपनी कमज़ोरी है। बट सर इस सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि क्या ऐसा कभी हो सकेगा? मतलब गिवन के जिस तरह से इस वक्त आपने अभी कहा कि सऊदी अरेबिया भी इसराइल के साथ कोशिश कर रहा है, इजिप्ट का हमें पता है कि ऑलरेडी इसराइल के साथ ट्रीटी है, तो जो मेजर ममालिक हैं मुसलमान उनके तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट वहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आप कैसे देख सकते हैं कि OIC जो है वो एक्चुअली एक टुथलेस ऑर्गेनाइजेशन ना रहे और वो फ़लस्तीन में जो हो रहा है उस पर बात करे? देखिए मामला ये है कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर नुकसान होगा। अब कभी ना कभी तो आपको फ़ैसला करना ही पड़ेगा ना, या आप ये फ़ैसला कर लें कि आप फ़लस्तीन को और कश्मीर को भूल जाएं, फिर आप सोच लें कि यार बजाय इसके कि
हम सिर्फ बातें करते रहें और उनको मार परवाते रहें, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप इससे जो है ना बिल्कुल किनारा कश हो जाएं और कह दें कि जनाब तुसी अपनी लड़ाई आप ही लड़ती हैं, साढ़े तो ना रहना, जागते रहना। ऐसा ही है। तो मगर बात एट द एंड ऑफ द डे यही आती है कि जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक ना ये इशू ना कश्मीर का इशू सोल्यूशन की तरफ जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी एक बेहतर इंसाइट मिली होगी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में रिपोर्ट किया जा रहा है।